पयामे आज़ादी उर्दू का एक निडर और साहसी अखबार था। इसे नाना साहब के सचिव और सलाहकार अज़ीमुल्लाह खां निकालते थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर उनकी रियासत थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी अपने शासनकाल में विभिन्न बहानों से देशी रियासतों को हड़प रहा था। उसकी नज़रें बिठूर पर भी थीं। उसने नाना साहब को बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होने का बहाना बनाकर उनकी पेंशन बंद कर दी। नाना साहब ने अंग्रेज़ों की इस नाइंसाफ़ी का विरोध करने का निर्णय लिया और अपना मुकदमा लड़ने के लिए अपने सचिव अज़ीमुल्लाह खां को इंग्लैंड भेजा कि वो वहां जाकर ब्रिटिश अधिकारियों से ये अपील कर सकें कि अंग्रेज़ उनकी रोकी हुई पेंशन जारी कर दें। अज़ीमुल्लाह खां जब इंग्लैंड पहुंचे तो उनकी भेंट सतारा स्टेट के वकील रंगू जी बापू से हुई। इन दोनों ही वकीलों की अपील को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। अंग्रेज़ों के इस अन्याय से अज़ीमुल्लाह खां के हृदय में पनप रही अंग्रेज़ों के प्रति नफ़रत और घृणा की भावना और प्रबल हो गई, जो बचपन से ही उनके दिल में मौजूद थी। उसका कारण ये था कि अज़ीमुल्लाह खां का घर कानपुर छावनी के निकट था और वो आए दिन अंग्रेज़ों के उन अत्याचारों को देखते थे जिन्हें वो भारतवासियों पर ढाते थे। स्वयं उनका परिवार भी अंग्रेज़ों के जुल्म का शिकार हुआ और वो इसके चश्मदीद गवाह बने। एक दिन एक अंग्रेज़ अफसर ने उनके पिता नजीब मिस्त्री को बुलाकर उनसे अपना अस्तबल साफ करने को कहा। ये बातचीत उस अफसर के घर की छत पर हो रही थी। नजीब के मना करने पर उस अफसर ने उनको छत से नीचे धकेल दिया और उन पर ईंटों की बारिश कर दी। इस घटना में नजीब मिस्त्री को बहुत चोटें आईं और कुछ महीनों के बाद उनका देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद अज़ीमुल्लाह खां और उनकी माता करीमन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार की पीड़ा को देखते हुए नजीब मिस्त्री के एक मित्र ने इन लोगों को एक अंग्रेज़ अफसर के घर सफाई का काम दिला दिया। उस समय अज़ीमुल्लाह खां केवल 7 वर्ष के थे जब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। 10 वर्ष की आयु तक उनकी माँ भी चल बसी। जिस अंग्रेज़ अफसर के घर वो काम करते थे वो बहुत दयालु था। उसने अज़ीमुल्लाह खां को अपने परिवार के सदस्यों की तरह अपने घर में रख लिया और उनका नाम कानपुर के एक स्कूल में लिखवा दिया। अज़ीमुल्लाह खां ने मेहनत से पढ़ाई की और फिर उसी स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे। अज़ीमुल्लाह खां ने उस अंग्रेज़ के घर रहते हुए उनके बच्चों के ट्यूटर से फ्रेंच और अंग्रेज़ी भाषा सीख ली थी। बाद में उन्होंने हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और संस्कृत भाषा भी सीखकर अपने व्यक्तित्व को कुछ और निखार लिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अज़ीमुल्लाह खां की विद्वता के चर्चे जब नाना साहब तक पहुँचे तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाकर उनको अपना सचिव और मुख्य सलाहकार बना लिया। नाना साहब ने अज़ीमुल्लाह खां को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में उनकी मुलाकात सतारा के राजा के वकील रंगाजी बापू से हुई, जो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहां पहुंचे थे, परंतु दोनों ही मुकदमा हार गए। मुकदमा हार जाने के बाद रंगाजी बापू तो भारत लौट आए, लेकिन अज़ीमुल्लाह खां यूरोपीय देशों को भारतवर्ष की आज़ादी के लिए तैयार करने के उद्देश्य से वहीं रुक गए। विदेश में उनकी भेंट लंदन के एक प्रतिष्ठित अखबार टाइम्स के संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल से हुई, जो उनके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इसका उल्लेख अपनी डायरी में भी किया। अज़ीमुल्लाह खां की मुलाकात वहाँ रूसी अधिकारियों से भी हुई, जिन्होंने उन्हें भारत वापस जाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच अज़ीमुल्लाह खां के संबंध यूरोपीय देशों में कुलीन वर्ग से बहुत अच्छे हो चुके थे। वो चाहते तो यूरोप में रुककर एक शानदार जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उनके हृदय में तो अंग्रेज़ों की विरुद्ध नफ़रत की ज्वाला धधक रही थी और ये आग वो हर भारतवासी के दिल में भी भर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत वापस लौटने का निर्णय लिया।
भारत आकर उन्होंने नाना साहब को पूरी स्थिति से अवगत कराया और उन्हें इस बात के लिए तत्पर किया कि वो उनके साथ अंग्रेज़ों को भारतवर्ष से निकाल बाहर करने की योजना बनाएं और समस्त देशवासियों को अपनी योजना का क्रियान्वयन करने के लिए तैयार करें। उन्होंने नाना साहब के साथ देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और अंग्रेज़ों के अत्याचारों से तंग आए लोगों को उनके विरुद्ध लामबंद करने के लिए तैयार किया। अज़ीमुल्लाह खां देश में विद्रोह के लिए आम सहमति बनाने के लिए एक समाचार पत्र निकालने के भी उत्सुक थे। जब वो रसल से मिले तो उन्होंने भी उनका ध्यान भारत में राजनैतिक समाचार पत्रों के अभाव की ओर आकर्षित कराया था। इसका उल्लेख रसल ने अपनी पुस्तक वार इन क्रीमिया में भी किया था। अज़ीमुल्लाह खां अपने साथ यूरोप से एक प्रिंटिंग प्रेस भी लाए थे। समाचार पत्र निकालने के उनके सपने को साकार रूप देने के लिए उन्हें किले से भी सहयोग मिला। अज़ीमुल्लाह खां बहादुर शाह के पोते मिर्ज़ा बेदार बख्त की मदद से पयाम आज़ादी निकालने लगे। पयाम आज़ादी पूर्ण रूप से भारतवर्ष के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित समाचार पत्र था। ये समाचार पत्र उर्दू में फरवरी 1857 से निकलना शुरू हुआ। इस समाचार पत्र की ख़ास बात ये थी कि ये समाचार पत्र एक साथ 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और मराठी में प्रकाशित होता था। मराठी में ये अखबार सितंबर 1857 में झांसी से प्रकाशित होने लगा। पयाम आज़ादी एक निर्भीक अखबार था। इसमें अंग्रेज़ों के अत्याचारों का खुलकर विरोध किया जाता था। ये एकमात्र ऐसा अखबार था जिसके प्रकाशक और संपादक के साथ साथ इसके पाठकों को भी अंग्रेज़ों ने अपना निशाना बनाया। तलाशी के दौरान जिस घर से इस समाचार पत्र की प्रति बरामद हो जाती, अंग्रेज़ उसके घर के सभी सदस्यों को फांसी पर लटका देते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार मनमथनाथ गुप्त के अनुसार अंग्रेज़ों के आदेश से पूरे देश में जहाँ भी अखबार की कोई प्रति मिलती उसे जला दिया जाता था और जिस घर से इस अखबार की प्रति बरामद होती थी उस घर के सदस्यों को यदि वो हिंदू होते तो उनके मुंह में गोमांस भरकर और यदि वो मुसलमान होते तो उनके मुंह में सूअर का मांस डालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। यही कारण है कि अब इस समाचार पत्र की प्रतियां नहीं मिलती और इस पर लिखने के लिए अंग्रेज़ी इतिहासकारों के लेखों और संदर्भों को ही आधार बनाया जाता है। मनमथनाथ गुप्त के अनुसार इस अखबार की केवल एक प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अवधि में इस अखबार में वो सब कुछ प्रकाशित किया गया जिससे इस आंदोलन को गति प्रदान हो सकती थी। इसी अखबार में आज़ादी का प्रथम राष्ट्रगीत भी प्रकाशित हुआ था जिसकी रचना स्वयं अज़ीमुल्लाह खां ने ही की थी, जो पयाम आज़ादी के संस्थापक और संपादक थे। इस गीत को राष्ट्रीय ध्वज की सलामी के समय गाया जाता था। अज़ीमुल्लाह खां ने ये राष्ट्रीय गीत अत्यंत सरल भाषा में लिखा था। इस तराने में देश का स्तुति गान करने के बाद उन्होंने क्रांतिकारियों से ये आह्वान किया था कि वो संकट की इस घड़ी में धर्म, भाषा और जाति के बंधन को भूल जाएं और मातृभूमि को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। इस बात की पुष्टि के लिए प्रस्तुत है उनके द्वारा देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत ये तराना। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितना कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, करती है ज़रख़ेज़ जिसे गंगो जमन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खानें उगल रही हैं सोना हीरा पारा, इसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से
प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये है आज़ादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। क़याम आज़ादी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने विभिन्न धर्मों के लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाई। लंदन टाइम्स के विशेष संवाददाता सर विलियम रसेल ने इसकी एक प्रति अपने अखबार को भेजी थी। इस प्रति में बहादुर शाह जफ़र का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें देशवासियों से ये आह्वान किया गया था कि वो एकजुट होकर अपने देश को क्रूर और बर्बर शासकों से मुक्ति दिलाएं। देखिए इस घोषणा पत्र का एक अंश जो क़याम आज़ादी में प्रकाशित हुआ। हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों, उठो भाइयों उठो। खुदा ने इंसान को जितनी बरकतें दी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कीमती बरकत आज़ादी की है। वो जालिम फिरंगी जिसने धोखे से हमसे ये बरकत छीन ली है, क्या हमेशा हमें इससे महरूम रख सकेगा? नहीं, कभी नहीं। फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है। खुदा अब नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो, क्योंकि उसने हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में अंग्रेज़ों को अपने मुल्क से निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है। और खुदा के फजल से तुम लोगों की बहादुरी से जल्द ही अंग्रेज़ों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इनका ज़रा भी नामो निशान नहीं रह जाएगा। इस समाचार पत्र में हिंदुओं और मुसलमानों को एक मंच पर इकट्ठा करने के लिए बार बार अपील प्रकाशित की गई। संपादकीय लिखकर लोगों को जागरूक करने की चेष्टा की गई कि अंग्रेज़ अत्यंत क्रूर शासक हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाएं और इस अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकें। क़याम आज़ादी का एक संपादकीय देखिए, जिसे जी.बी. मेलिसन ने अपनी किताब रेड पैम्फलेट में भी प्रकाशित किया है। हिंद के बाशिंदों, अरसे से जिसका इंतज़ार था, आज़ादी की वो पाक घड़ी आ पहुंची है। अंग्रेज़ अब भी अपनी दगाबाजी से काम लेंगे। वो हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ उभारने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, उनकी चालों और फ़रेब में मत आना। हिंदुओं और मुसलमान भाइयों, अपने छोटे छोटे तफ़र्क़ों को भूल जाओ और मैदान जंग में एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ। इस समाचार पत्र में लगातार ऐसी अपीलें प्रकाशित की जाती थीं जिनमें देश के अन्य क्षेत्रों की पलटनों को इस लड़ाई में साहस और उत्साह के साथ भाग लेने के लिए प्रेरणा दिलाई जाती थी। इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक अपील देखिए, जिसमें अंग्रेज़ों को सीधे तौर पर चैलेंज देने की कोशिश की गई है। भाइयों, दिल्ली में फिरंगियों के साथ आज़ादी की जंग हो रही है। अल्लाह की मेहरबानी से हमने उन्हें जो पहले शिकस्त दी है, इससे वो इतने घबरा गए हैं कि जितना किसी दूसरे वक्त वो 10 शिकस्तों से नहीं घबराए होंगे। बेशुमार हिंदुस्तानी बहादुर दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर आप वहाँ खाना खा रहे हैं तो हाथ यहाँ आकर धोइए। हमारे कान इसी तरह आपकी तरफ लगे हुए हैं, जिस तरह रोज़ेदारों के कान मुअज्जिन की अज़ान की तरफ लगे रहते हैं। हम आपकी तोपों की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हैं। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी सड़क पर लगी हुई हैं। आपका फ़र्ज़ है कि फ़ौरन आइए। ये जानते हुए भी कि अंग्रेज़ अत्याचारी शासक हैं और वो उनका कोप भाजन बन सकते हैं, इन समाचार पत्र के मालिकों और संपादकों ने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया और निडर होकर पत्रकारिता की। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पत्रकार डॉक्टर संत कुमार का विचार है, ये हिंदी और उर्दू पत्रकारिता की साझी विरासत है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब इसकी प्रति कहीं उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस अखबार पर लिखने के लिए हमें अंग्रेज़ी इतिहासकारों और पत्रकारों के लेखों एवं संदर्भों को आधार बनाना पड़ता है। यह आज़ादी का बिगुल बजाने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, जिसके संपादकों और पाठकों ने शहादत देकर राष्ट्रीय पत्रकारिता का झंडा ऊंचा किया है।
क्या किसी भाषा का कोई समाचार पत्र ऐसा उदाहरण दे सकता है जिसके पाठकों को भी अंग्रेज़ों के प्रकोप का निशाना बनना पड़ा हो, जबकि ऐसी मिसाल पयामे आज़ादी ने प्रस्तुत की है, जिसके संपादक और प्रकाशक ने भी फांसी पाई और इसके पाठकों को भी अंग्रेज़ों के क्रूरतम अत्याचार का शिकार होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने उन लोगों के पूरे परिवार को बड़ी निर्दयता के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया जिनके घरों से इस समाचार पत्र की प्रतियां बरामद हुईं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में पयामे आज़ादी का योगदान स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने योग्य है और इसे भूलना नहीं चाहिए।